एक नौजवान दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। कॉलेज के दिनों में एनुअल फंक्शन में वो म्यूजिकल शोज देता है। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद वो एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर लेता है। 10 साल नौकरी करने के दौरान उसे लगता है कि उसका संगीत कहीं पीछे रह गया है और वो एक दिन फैसला करता है और उस नौकरी को छोड़ देता है और संगीत साधना में लीन हो जाता है। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले चल के तुझे मैं लेके चलूं एक वैसे गगन के तले। वही नौजवान आज हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात के खास मेहमान हैं, इंद्रनील मुखर्जी। इंद्रनील मुखर्जी साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इंद्रनील, आपने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आप चाहते तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की जॉब ले सकते थे, लेकिन आपने एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की जो उस वक्त बहुत हर नौजवान का एक सपना रहता था, और फिर आपने 10 साल उस नौकरी में काम करने के बाद एक दिन फैसला किया कि आप वो नौकरी छोड़ देंगे। तो क्या आपको उस वक्त नौकरी छोड़ते हुए ये ख्याल नहीं आया कि आप संगीत साधना के लिए जा रहे हैं और ये एक बड़ा रिस्की प्रपोजिशन था? शरद जी, अब वो रिस्की तो था। अब क्या है कि संगीत मेरे साथ जैसे बचपन से ही मैं गाता रहा, और मेरे इमीडिएट जो है ना, क्या बोलते हैं, जो एक ऑडियंस आप समझ लीजिए, तो मैं अपने मदर को सामने बिठा देता था और मैं गाता था उनके लिए। एंड शी वॉज़ अ वेरी गुड क्रिटिक, और हम बोलते थे मेरा गाना ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप जो भी इसका क्रिटिसिज्म है आप कर देना। तो म्यूज़िक हैज़ बीन विद मी राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। और मैं जब इसमें भी नौकरी भी कर लिया, तो खैर उसमें क्या बताऊँ आपको, मैं सवेरे जब जाता था, मेरा 2-2.5 घंटे के अंदर मेरा सारा जो काम, जो पेंडिंग काम होता था, जो ऑन द स्पॉट आई हैव टू रिप्लाई टू लॉट ऑफ लेटर्स, एंड सारा इंटरनेशनल वो था, बिजनेस था उनका, एक डिस्ट्रीब्यूटर जो कि जनरल मोटर्स कॉरपोरेशंस के वो थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो खैर वो करके मैं क्या करता, मैं वहाँ पे भी मेरा जो इनफैक्ट कॉलेज के दिनों से जब वो रजिस्टर होता था, लेक्चर हम जो लिखते थे, उसमें शुरू में हमारा तो लेक्चर होता था जो हम लिखते थे, और पीछे से मेरे रेडियो में विविध भारती उन दिनों बड़ा था, तो हम उससे जो गाना जो भी पसंद आया हम लिख लेते थे। और ये हकीकत है कि मेरे पास लगभग कुछ नहीं तो 10,000 गाने तो हैं जो लिखे हुए, जो कि मैंने लिख करके उसको फेयर, तो वो फेयर करने का काम मैं अपना ऑफिस में भी करता था। तो अब मेरा जो बेहद एक प्यार जो था संगीत के साथ, तो वो कभी भी नहीं टूटा है, कभी भी नहीं छूटा है, कभी नहीं शुरू किया है, कभी नहीं उस आई वॉज देयर ऑलवेज। इंद्रनील जी, आपने बताया कि आपकी माता जी को संगीत का शौक़ था और गाती भी थी, और वही आपकी क्रिटिक भी थी और प्रेरणा भी थी। आपने ये नहीं बताया कि आपके पिताजी का आपके संगीत के प्रति क्या रवैया था? वो हर, जैसे कि उन दिनों में जैसा होता था, और ये थोड़ा सा इट साउंड्स लाइक अ क्लीशे, बट कांट हेल्प इट। माई फादर वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। कभी भी, हालांकि मेरे फादर कविता बहुत अच्छा लिखते थे, और बंगला में कविता लिखा है जिसमें कि आशीर्वादी चिट्ठी रविंद्रनाथ टैगोर से है, लेकिन बाबा कभी हमारे कविता को और ये करके वो लिखने को या उस माध्यम को एक जीविका के तौर पर नहीं कभी किया। तो डेफिनेटली फादर वाज अ वेरी बिग नो टू म्यूज़िक, और आखिर तक हमको यही बोला कि तेरे को आता क्या है, पर गाना को कभी उन्होंने ना तो उस तरह से अप्रिशिएट किया। पर जब ठीक है, जब दूर से सुनते थे, बहुत कभी कभी तो तारीफ कर भी देते थे, ऐसी बात जब आप जम गए संगीत में, जम गए, तो फिर तब तो खैर उनको वो लगा कि भाई ठीक है, ही हैज़ मेड हिज मार्क इन म्यूज़िक इन अ वे, बिकॉज इसी हम हमारे इंडिया में अब क्या है कि इन म्यूज़िक को जब तक कि वो, एंड म्यूज़िक है भी ऐसे ही चीज़ कि काफ़ी इसमें फ्रॉम, जैसे हमारे एक साथ में रहते थे,
जिस दिन हमें एक दुर्गा पूजा के प्रोग्राम में हमने प्रोग्राम किया और उसके प्रोग्राम के बाद हमको 1500 रुपये उसका फ़ीस मिल गया, तो वो इतना खुश हुए। वो सितार बजाते थे ऑल इंडिया रेडियो में, मिस्टर मुखर्जी करके, वो भी मिस्टर मुखर्जी थे। तो वो बोले कि माशिमा ये लीजिए, रसगुल्ला लीजिए, ये संगीत से पैसा कमाया है। तो संगीत में पैसा कमाना भी बहुत मुश्किल है, टफ है। और उन दिनों जबकि संगीत और फिल्में बड़ा एक टैबू समझा जाता था। हाँ, खैर इतना भी टैबू नहीं था। मैं तो थोड़ा सा दरअसल मैं शरद जी बिटवीन वो जो 40, 35, 40, 50 का जो टाइम था, और हम उसके 50 के बाद अगर 60s, मिडिल 60s में भी शुरू करते हैं, तो वो हम आई वाज इन द ट्रांजिशन पीरियड। तो इसलिए हमें गोल्डन इरा का बड़ा खूबसूरत दौर भी देखे। आपने इंद्रनील 50s की बात की, 1950s की, तो उस वक्त का जो म्यूज़िक था इट वाज ए गोल्डन इरा एज दे से, एज फार एज म्यूज़िक वाज कंसर्न। और आपकी जो सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि आपने उस गोल्डन इरा को रिवाइव किया अपनी आवाज़ के साथ। आपने उस वक्त के जितने भी मशहूर गाने थे, जितने भी मशहूर गायक थे, आपने उनको दोबारा एक ऑडियंस उसके लिए क्रिएट की। चलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। चलते हैं जिसके लिए कसमें वादे यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। आपने बड़ी पब्लिक परफॉर्मेंसेस दी। एक दिल का लगाना बाकी खास दिल भी लगा के देख लिया, तकदीर का रोना कम न हुआ, आंसू भी बहा के देख लिया, एक दिल का लगाना। तो जिस वक्त आप फिल्मी गाने गाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जाहिर है कि दो तरह का म्यूज़िक है, या शास्त्रीय संगीत है, या लाइट क्लासिकल है, या लाइट म्यूज़िक है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म म्यूज़िक तो वहीं तक सीमित है। तो जिस वक्त आप ये काम कर रहे थे, तो क्या आपको ये नहीं लगा कि मैं फिल्मों में जाऊं और प्लेबैक करूं? हम जब 65, 70s में हो सकता था कि मैं जाऊं बॉम्बे में, इनफैक्ट उन दिनों में एक ऑफ़र भी आया था, लेकिन ऑफ़र आया था थोड़ा, आई डोंट वांट टू गिव एनी रॉन्ग काइंड ऑफ एन इंडिकेशन, लेकिन मैं जहाँ अनिल बिस्वास जी के साथ मेरा इतना घुला मिला, मेरा एक फैमिली का जैसा रिश्ता था, तो उसके बाद उनका देख करके अब बापी लहरी से मेरे को कॉल आया था। तो पर क्या बताऊँ, मेरे को उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे अगर बॉम्बे में आते हैं, मेरे पास कोई गाना आएगा, हम बोलेंगे भाई इंद्रनील गाएगा, और वो अगर जो सिंगर प्रोड्यूसर अगर बोलेगा और प्रोड्यूसर ने अगर उसको टाइम नहीं दिया, मैं भी टाइम नहीं दूंगा। तो इस तरह तो क्या है कि मैं ट्रांजिशन पीरियड में था, इसलिए उस वक्त का जो म्यूज़िक हो रहा था 70s बाय 80s में म्यूज़िक हैड कम टू अ वेरी, फिल्म म्यूज़िक बहुत क्रैपी हो गया था। सो आई वाज नॉट। इंद्रनील, हम उस के 70s 80s के म्यूज़िक की बात और अनिल दा की बात करेंगे। अभी हम रुकेंगे कमर्शियल ब्रेक के लिए।